आजीविका ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस रोज आजीविका ज्ञान के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से बनाती हूँ, ताकि मेरी लास्ट ग्रास रूट पे बैठी मेरी बिल्कुल गरीब ग्रामीण महिलाएं जानकारियों के बारे में जान सके तथा अपने स्वयं सहायता समूह से जुड़े रहें और अच्छे से अच्छा काम करती रहे। जिन माता बहनों ने समूह बना लिया है, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। तथा जिन्होंने अभी तक नहीं मन बनाया है, जो गांव में रहती है, सोच रही है कि जाने क्या है ये सही है कि नहीं, वो भी किसी न किसी एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको हिंदी में स्वयं सहायता समूह से बोलते हैं, समूह से जुड़ जाए। क्योंकि ये भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत अलग अलग राज्यों में अलग अलग आजीविका योजना के तहत बनाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल सुरक्षित तथा सही है। इन समूहों के माध्यम से आप अपनी छोटी छोटी बचत 10 रुपए या 20 रुपए वीकली जमा तो करती ही हैं, सरकार भी आपको अनुदान राशि के रूप में सहयोग करती है तथा आप इन पैसों की मदद से किसी भी तरह का अपना छोटा मोटा या कोई भी बड़ा समूह से लोन लेकर रोजगार का कार्य कर सकती हैं। समूह से जुड़ने के बाद आपको आजीविका मिशन के तहत नौकरियां भी मिलती है, जो कम्युनिटी कैडर की भी होती है। और अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो ब्लॉक पदाधिकारी एवं राज्य में भी कई तरह की पदाधिकारियों की नौकरियों का भंडार आपको मिलता है। आपका जो मन करे, जिस क्षेत्र की नौकरी या रोजगार आप करना चाहें, आप कर सकती हैं। राजस्थान में इस आजीविका योजना को राजीविका योजना के नाम से जानते हैं, राजीविका। तो राजीविका के तहत ही एक परियोजना है NRETP, यानी एक बहुत बड़ी योजना है राजीविका। इसके अंतर्गत 4-5 परियोजनाएं चलाई जाती है राजस्थान की तरफ से। तो उसमें एक परियोजना का नाम है NRETP, जिसके तहत उत्पादक समूह बनाए जाते हैं। कृषि और पशुधन के तहत उत्पादक समूहों का गठन किया जाता है, जिसमें स्वयं सहायता समूह की दीदियां उत्पादक समूह यानी PG, इस पॉलिसी को बोलते हैं PG पॉलिसी, बनाकर इस योजना के अंतर्गत काम करती हैं और अपना स्वयं सहायता समूह से जुड़कर बहुत सारे काम खेतीबाड़ी से और पशुओं से संबंधित करके अपना मुनाफा ज्यादा से ज्यादा वो कर सकती है। अब इसको हम विस्तार से समझेंगे। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ आएगा। राजीविका की PG पॉलिसी क्या है, उत्पादक समूह कैसे बनता है, कौन दीदी इनकी सदस्य बन सकती है, इस सब की जानकारी थंबनेल पे आपको जैसे मैंने दिया है वैसे उस हिसाब से मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगी। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो और देखना शुरू करते हैं। उसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि PG पॉलिसी क्या है, उत्पादक समूह कैसे काम करता है, इसका उद्देश्य क्या है, उत्पादक समूह का कार्य क्षेत्र, सेवाएं, क्षमता, विकास प्रक्रिया आदि तथा क्यों ये बनाए जाते हैं। यानी कि समूह तो बना हुआ है पहले स्वयं सहायता समूह, तो इस समूह की क्या जरूरत पड़ी। तो ये कोई अलग समूह नहीं है। जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई बहनें हैं, वो जो खेती का काम करती है वो तो कृषि से संबंधित जो समूह है उससे जुड़ेंगी, और जो पशुओं से रिलेटेड काम करती है वो पशु वाला जो समूह है उसमें जुड़ेगी। स्वयं सहायता समूह से आपका जुड़ा होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप इस समूह के सदस्य बन सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा एवं बड़ा काम है, लेकिन समूह की दीदियों को कोई इसके बारे में अच्छे से समझाया बताया जाए तो इस काम को वो बहुत अच्छे से कर सकती है। आपने समूह तो बना ही रखा होगा, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता होगा कि इस तरह का कोई प्रोग्राम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है और बहुत ही अच्छे से किया जाने वाला काम है। अगर आप थोड़ी सी भी समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो आप इस काम को अच्छे से कर सकती है अपने ही गाँव में, अपनी ही खेती और जो पशुओं का काम आप करती हैं उसी के साथ। तो चलिए अब हम समझते हैं कि PG पॉलिसी यानी प्रोड्यूसर ग्रुप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में उत्पादक समूह बोलते हैं। ये क्या है, कैसे काम करता है, इसकी डिटेल में जानकारी लेते हैं। NRETP परियोजना के तहत उत्पादक समूह कृषि पशुधन के लिए दिशा निर्देश क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। परिचय थोड़ा सा श्री नजर से। राजीविका का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की वर्तमान आजीविका को सुदृढ़ करना। लक्षित परिवारों की आजीविका का मुख्य स्रोत पशुधन है, अतः राजीविका द्वारा सामुदायिक सीख के आधार पर पशुधन एवं कृषि से जुड़ी आजीविका गतिविधियों को मजबूत एवं प्रोत्साहित करना है। NRETP यानी नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, यानी इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना। ग्रामीण गरीब स्वयं सहायता समूह SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप
के सदस्यों की कृषि एवं पशुपालन जैसे डेयरी, बकरी व मुर्गी पालन आधारित आजीविका संसाधनों की मूल्य श्रृंखला यानी वैल्यू चेन और उनके उत्पादन के विपणन यानी मार्केटिंग के लिए लागू की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी आजीविका गतिविधियों से आय में वृद्धि हेतु सक्षम बनाया जा सके। परियोजना का क्रियान्वयन क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी CLF के माध्यम से किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कृषि एवं पशुधन उत्पादों, डेयरी, बकरी व मुर्गी पालन के एकत्रीकरण और विपणन हेतु उत्पादन समूह यानी PG प्रोड्यूसर ग्रुप का गठन किया जाएगा। उत्पादक समूह सदस्यों के उत्पादों के एकत्रीकरण यानी उनको इकट्ठा करना और उनकी मार्केटिंग करने में उद्यम सखी आपकी सहयोग करेगी। उद्यम सखी क्या होती है इसकी डिटेल में अच्छे से समझाकर पूरा विस्तार से चैनल पर पहले से ही डाला हुआ है वीडियो, नीचे लिंक भी मैं दे दूंगी, लास्ट में आई बटन में भी लिंक दे दूंगी, देख लीजिए कि उद्यम सखी कैसे बनती है और क्या होती है। PG प्रोड्यूसर ग्रुप। अब हम उत्पादक समूह यानी PG प्रोड्यूसर ग्रुप की परिभाषा जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, मतलब ये क्या है। उत्पादक समूह यानी PG को अनौपचारिक संस्था के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जो स्थानीय मांग व आपूर्ति को पूरा करने के लिए मार्केटिंग का कार्य करेगा। उनका व्यावसायिक मॉडल का मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत लेन देन व लागत को कम करना तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है। उत्पादक समूह PG का लक्षित बाजार स्थानीय व छोटे दायरे में ही होगा। क्योंकि ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस काम को करती है, तो उनकी मदद कौन करेगा? कृषि सखी मदद करेंगी, पशु सखी जो गांव में ही होती है, और उद्यम सखी आपके क्लस्टर पे बनती है, वो आपकी इसमें मदद करेंगी। उनको कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन कहते हैं, वो कम्युनिटी कैडर की दीदियां होती है, वो आपकी मदद करेंगी। इसका सीधा सा मतलब आपको मैं बता दूं कि जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई गरीब ग्रामीण महिलाएं हैं, वो अपने अपने गांव में जो कृषि यानी खेती का कार्य करती है, वो सभी एक 80 या 100 दीदियों का ग्रुप बना लेंगी एवं पशुधन से संबंधित कार्य करती हैं, जैसे डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि, वो एक ग्रुप बना लेंगी। तथा जो गांव में ही कृषि सखी, पशु सखी हैं, उनसे प्रशिक्षण ले लेकर अपना काम करती रहेंगी, क्योंकि कृषि सखी और पशु सखी जो बनती हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है राजीविका की तरफ से 10 दिन की, 15 दिन की, इस तरह से। तो उनको पहले से इन चीजों के बारे में पता होता है ट्रेनिंग के बाद, तो आप उनसे प्रशिक्षण ले लेके इन कामों को करेंगी। अपनी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट उद्यम सखी को देती रहेंगी। वो उनको राजीविका योजना के अंतर्गत मिलने वाले फायदे एवं लक्षित बाजार उपलब्ध करवाकर ग्रामीण समूह की दीदियों को संबल एवं सशक्त बनाएंगी। इसमें समूह की दीदियों को भी पूरी ताकत एवं मन से काम करना होगा तथा कम्युनिटी कैडर की दीदी, पशु सखी और कृषि सखी के सहयोग से उद्यम सखी को भी पूरी तरह से कोऑपरेट करना होगा, तभी प्रोड्यूसर ग्रुप सक्सेस हो पाएंगे। कहने का मतलब ये कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई दीदियों को भी पूरी ताकत और मन से काम करना पड़ेगा, और कृषि सखी और पशु सखी हैं, उन दीदियों को भी पूरी शिद्दत से काम करना पड़ेगा, और उद्यम सखी को भी आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा पूरी तरह से, तभी ये ग्रुप सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि वो लोग तो आपका जो MPR है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो ही लेके जाएंगे, बाकी काम तो आपको ही करना होता है। उत्पादक समूह PG का उद्देश्य क्या है, मतलब इस योजना को, ये जो पॉलिसी है, इसको क्यों बनाया गया, इसका क्या उद्देश्य है। उत्पादक समूह का उद्देश्य किसानों को आर्थिक एवं व्यावसायिक रूप से संगठित करना है, जिसका मतलब उनके उत्पादन का एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, मार्केटिंग सहित सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं तथा बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज को ध्यान में रखना है। ये सब चीजें क्या होती है मैं आगे आपको डिटेल में बता दूंगी, तो आप इसके बारे में ज्यादा सोचो मत कि ये सब क्या होते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज। नंबर 1, कृषि एवं पशुधन उत्पादन को एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और विपणन करने के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जोड़कर उत्पादक समूह का गठन किया जाएगा। नंबर 2, उत्पादक समूह की गतिविधियां समूह सदस्य के उत्पादन के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित होंगी। उत्पादक समूह का गठन गांव के 80 से 100 सदस्यों को जोड़कर किया जाएगा। जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उन्हीं में से छांट कर 80 से 100 महिलाओं को एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा। उत्पादक समूह कृषि उत्पाद यानी मक्का, कृषि उत्पाद कौन कौन से होते हैं? मक्का, बाजरा, गेहूं, सरसों, सोयाबीन, मूंग, मोठ, धनिया, सीताफल, दालें, सभी तरह की सब्जियां, सभी व तेलीय उत्पाद, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी, बादाम आदि सभी प्रकार के उत्पाद। व पशुधन उत्पाद कौन कौन से होते हैं? बकरी, बकरा, मुर्गी, दूध गाय का, भैंस का, बकरी का, भेड़ का या ऊंटनी का जो पशु देता है जो दूध, ये सभी पशुधन उत्पाद होते हैं।
ये सभी का प्राथमिक प्रसंस्करण यानी इकट्ठा करना तथा विपणन यानी मार्केटिंग करना, बेचना समूह सदस्यों की सहमति पर आधारित होगा। नंबर 3, उत्पादक समूह बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज पर कार्य करेगा। बैकवर्ड लिंकेज किसानों के जोखिम को कम करना व उत्पादन को बढ़ाना, और फॉरवर्ड लिंकेज होता है मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन व मार्केटिंग शामिल है। इसके साथ ही संगठन को आत्मनिर्भर करना, जैसे निर्णय लेना, उत्पादों की गुणवत्ता यानी क्वालिटी, मानकीकरण, लाभ में हिस्सेदारी आदि नीतिगत विकास शामिल है। इसमें समुदाय यानी पूरे ग्रुप्स के आर्थिक बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी वस्तुओं पर भी विचार किया जाएगा। नंबर 4, कृषि और पशुधन गतिविधियों के संबंध में तकनीकी के हस्तांतरण के लिए प्रचार प्रसार और उत्पादों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करेगा। कृषि भूमि और पशु रखने वाले राजीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य उत्पादक समूह के सदस्य होंगे, यानी जो महिलाएं एसएचजी सदस्य हैं तथा खेती एवं पशुपालन से संबंधित काम करती है वो ही पीजी की सदस्य होंगी, और उत्पादक समूह यानी पीजी की गतिविधियों का सामूहिक लाभ ले सकेंगे। जो समूह से जुड़ी हुई दीदियां हैं वो ही इन उत्पादक समूहों का लाभ ले पाएंगी। अगला, इसमें उत्पादक समूह का उद्देश्य व्यापार, विकास, सेवाएं और उद्यम को प्रोत्साहन करना, जैसे सामूहिक विपणन, कृषि व्यवसाय, कृषि उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, प्रसंस्करण इकाइयां और छोटे कुटीर उद्योग स्थापित करना। अगला है उत्पादक समूह द्वारा आवश्यक सहयोग, जैसे उत्पादन बढ़ाना व वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। नंबर 6, प्राथमिक उत्पादों के संग्रहण और मूल्य श्रृंखला के बीच सामूहिक सामंजस्य स्थापित करना। पीजी सदस्यों को आवश्यक तकनीकी, प्रबंधकीय और महत्वपूर्ण इनपुट में सहायता प्रदान करेगा। प्रोड्यूसर ग्रुप यानी पीजी निर्माता कंपनियों और विपणन संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करेगा। ये सभी प्रोड्यूसर ग्रुप यानी उत्पादक समूह के उद्देश्य थे। अब बात करते हैं उत्पादक समूह के कार्य क्षेत्र की, उनकी गतिविधियां व उत्पाद, उनका कार्य क्षेत्र क्या होगा। सबसे पहले नंबर 1 होता है कृषि और दूसरा है आपका पशुधन। पहले हम कृषि प्रोडक्ट यानी उत्पाद की बात कर लेते हैं। इन दोनों के अलग अलग प्रोड्यूसर ग्रुप बनेंगे, तो एक है कृषि और दूसरा है पशुधन। पहले हम कृषि के बारे में बात कर लेते हैं। पीजी द्वारा कृषि गतिविधियों में बीज बांटना, जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, सिंचाई सुविधा, कृषि उपकरण, छंटनी करना, ग्रेडिंग देना जैसे ए, बी, सी आदि, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन करना एवं मक्का, सोयाबीन, सीताफल, धनिया, गेहूं, मूंगफली, मूंग, मोठ, बाजरा, ग्वार, सभी प्रकार की दालें, सरसों आदि कृषि उत्पादों का विपणन यानी मार्केटिंग करना, बेचना, खरीदना होगा। पशुधन में क्या क्या आता है, अब हम पशुधन के उत्पादों एवं कार्य क्षेत्र के बारे में देखते हैं। पीजी द्वारा पशुधन गतिविधियों में टीकाकरण, कृमिनाशक, बधियाकरण, खनिज लवण, चारा, अजोला, बकरा बकरी का वजन के माध्यम से विपणन यानी व्यापार, मुर्गी पालन और दूध आदि जैसी पशुधन वस्तुओं को डेयरी से जोड़ना। अजोला एक तरह का घास होता है जो पशुओं का दूध बढ़ाने में सहयोग करता है, यानी अजोला घास से दूध बढ़ता है। उत्पादक समूह का कार्य क्षेत्र क्या होगा, अब हम इसके कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं, यानी कितने कार्य क्षेत्र में काम किया जा सकता है। नंबर 1, प्रत्यक्ष रूप से समर्थन व सूचना प्रसार सहित तकनीकी विस्तार, उत्पादन गतिविधियां, स्थानीय मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण। क्वालिटी मैनेजमेंट यानी गुणवत्ता प्रबंधन करना समूह के उत्पादन का, बाजार सूचना उपलब्ध करवाना भाव आदि के बारे में। जोखिम प्रबंधन यानी किसी भी तरह का फसल एवं पशुधन में समूह की दीदियों का नुकसान नहीं हो, इसलिए जोखिम का प्रबंधन पहले से ही करना। अगला है भंडारण और वेयर हाउसिंग संरक्षण। ये सभी बातें आज आप जब पीजी पॉलिसी स्टार्ट करेंगे तब धीरे धीरे जान जाते हैं, ज्यादा कुछ समझने जैसा कुछ नहीं है, बस काम करते जाओगे, काम एवं कार्यक्षेत्र आपको खुद ब खुद सिखाता जाएगा। आप तो बस स्टार्ट करके देखिए, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कार्य के प्रति तथा ईमानदारी काम के प्रति आपके अंदर होनी चाहिए। आप शुरू कर लेंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें हैं इन सब के बारे में पता चलता जाएगा। उत्पादक समूह पीजी की सेवाएं, यानी इनकी क्या क्या सेवाएं होंगी। प्रोड्यूसर ग्रुप की सेवाएं क्या होंगी, बीमा यानी फसलों एवं पशुओं का बीमा करवाना,
बैंक से ऋण दिलवाना, क्रेडिट लिंकेज मतलब स्वयं सहायता समूह की दीदियों को पैसों की जरूरत पड़ने पर कैश क्रेडिट लिंकेज यानी बैंकों से लोन दिलवाने का काम करता है। बैंक के सीसीएल यानी कैश क्रेडिट लिंकेज बैंक लोन के बारे में चैनल पर वीडियो अलग से डली हुई है, देख लीजिए। अगला है भंडारण वेयर हाउसिंग, अर्थात इन सभी उत्पादों को रखने के लिए भी समूह की दीदियों को जगह चाहिए, तो जो छोटा स्थान होता है उसको भंडारण गृह कह सकते हैं, और ज्यादा बड़ा हाउस या भंडार गृह होता है जिसमें बहुत सारा सामान एक साथ स्टोर किया जा सकता है या रखा जा सकता है, वह वेयर हाउस होता है। वेयर हाउस कितना भी बड़ा हो सकता है, स्टोर छोटा होता है और वेयर हाउस बहुत बड़ा स्थान होता है जहाँ पे खेती से संबंधित और पशु से संबंधित जो सामान आपका प्रोडक्ट होता है उसको रखने के लिए वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी, तो वेयर हाउस बहुत बड़ा स्थान होता है। सूचना संचार और प्रौद्योगिकी, बाजार सूचना एवं तकनीकी ज्ञान यानी कृषि एवं पशुधन संबंधित जानकारियां टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राप्त करना। प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, इनपुट लिंकेज जैसे बीज, जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, सिंचाई सुविधा, कृषि उपकरण, पशुधन के लिए टीकाकरण, कृमिनाशक, खनिज लवण, चारा, अजोला आदि। नोट आपको बीच में एक चीज और बता देती हूँ, अजोला एक पानी में उगाने वाला कमोदनी जैसा घास होता है जो पशुओं का दूध बढ़ाने एवं पौष्टिकता के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके गांव में कोई भी दीदी कृषि सखी है, उनको राजीविका की तरफ से ट्रेनिंग के दौरान प्रोवाइड करवाया जाता है, उनसे लेकर आप इसको अपने घर में लगा सकती हैं अपने पशुओं की पौष्टिकता के लिए। पशु इसे बहुत चाव से खाते हैं, इससे पशुओं का दूध बढ़ता है और उनके जो कीड़े मकोड़े जो लगते हैं चिंचड़ वगैरह वो नहीं लगते, इसलिए ये घास बहुत अच्छा होता है। तो आप कोई भी आपके गांव में पशु सखी हैं या कृषि सखी हैं, उनसे ये घास लेकर पानी की एक बड़ी सी टंकी बना के टैंक बनाकर उसके अंदर लगाया जाता है, क्योंकि ये कमोदनी की तरह फैलता है। क्षमता निर्माण करना यानी दिन ब दिन उनकी प्रोडक्टिविटी में कैपेसिटी बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने में। उत्पादन प्रसंस्करण और बीज बैंक तैयार करवाना प्रोड्यूसर ग्रुप की दीदियों से। सरकारी विभागों से तकनीकी व वित्तीय सहायता हेतु समन्वय स्थापित करना। विपणन नियमित आदि। सीएलएफ के माध्यम से उद्यम सखी, एएमपी, एलएमपी और राजीविका कार्मिकों से सहायता प्रदान करना। सीएलएफ क्या है, उद्यम सखी कौन बनती है, कैसे बनती है, एआरपी, एएमपी और एलआरपी, एलएमपी, इन तीनों टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनाकर पहले ही डाल रखा है, देख लीजिए चैनल पे जाके कि ये सब क्या होते हैं। सीएलएफ क्या होता है उसकी भी अलग से वीडियो है, ग्राम संगठन कैसे बनता है, उद्यम सखी कौन होती है, एएमपी, एलएमपी की नौकरी के बारे में भी, और एआरपी, एलआरपी की नौकरी के बारे में अलग अलग तरह की वीडियो विस्तार से समझाकर मैंने पहले से ही डाल रखे हैं। ये थी पीजी पॉलिसी की दिशा निर्देश की बात। पीजी पॉलिसी क्या है, कैसे काम करती है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। प्रोड्यूसर ग्रुप यानी पीजी पॉलिसी की संस्थागत संरचना कैसे होती है, यानी उत्पादक समूह का गठन कैसे होता है, कौन कौन इसके सदस्य होते हैं, कौन इसको चलाता है, कैसे ये चलती है, इसके मुख्य कार्य एंड ऑल दैट विस्तार से जानते हैं। संस्थागत संरचना कैसे होती है। उत्पादक समूह बनाने का उद्देश्य छोटे व सीमांत उत्पादकों के लिए एक मंच तैयार करना है, जो ग्रामीण स्तर पर आजीविका सहायता सेवाओं और बाजार से जोड़ने में सहयोग प्रदान करना। क्लस्टर लेवल फेडरेशन उत्पादक समूह के संस्थागत विकास में सहयोग करेगा, यानी क्लस्टर लेवल पे ही बनता है। आपके ब्लॉक में जितने भी क्लस्टर हैं सभी क्लस्टरों में अलग अलग बनाए जा सकते हैं। एक गांव में एक पीजी पॉलिसी बनती है तो आपके क्लस्टर में जितने भी गांव, जितने भी ग्राम संगठन है उन सभी में अलग अलग पीजी पॉलिसी बनाई जा सकती है। ये ग्राम संगठन स्तर पे बनता है। अगर 2 गांवों में एक ग्राम संगठन है तो 2 गांव में बनेगा, और एक गांव में एक ग्राम संगठन है तो एक गांव में एक पीजी पॉलिसी बनेगी, और क्लस्टर आपका इसमें संस्थागत विकास में सहयोग करेगा। उत्पादक समूह का गठन समान अवसर व चुनौतियों के साथ व्यावसायिक सदस्यों व उत्पादकों की संख्या पर निर्भर करेगा। उत्पादक समूह व क्लस्टर व सीएलएफ एक दूसरे से जुड़े होंगे। उत्पादक समूह क्लस्टर लेवल फेडरेशन को बढ़ावा देने वाला संगठन होगा, यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन में जो फंड आता है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए और इसको बढ़ावा देने के लिए ही इस तरह की चीजें क्लस्टर लेवल फेडरेशन को बढ़ाने के लिए की जाती है, और विशेष आजीविका संस्थान के रूप में
कार्य करेगा। यह क्लस्टर लेवल फेडरेशन के प्रति जवाबदेही होंगे तथा अन्य विपणन संस्थाओं से जुड़े रहेंगे। यानी आपकी जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हो तो आपकी आजीविका कैसे बढ़ेगी, आपका फंड कैसे बढ़ेगा, इस तरह की छोटी छोटी जो योजनाएं हैं इनके फायदे लेकर इस तरह की पॉलिसियां बनाकर आप काम करेंगी, तभी तो आपका समूह बढ़ेगा, ग्राम संगठन बढ़ेगा और उसके बाद आपका क्लस्टर बढ़ेगा। और इस तरह की नीतियों से आपका क्लस्टर दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, फंड बढ़ता जाएगा और आप अपना कोष लेकर भिन्न भिन्न तरह के काम कर सकती हैं। उत्पादक समूह का गठन की प्रक्रिया। अब गठन कैसे होता है, यानी कि ये बनता कैसे है। जैसे आपने समूह बनाया था उसी तरह से ये उत्पादक समूह का गठन कैसे होता है, यानी ये कैसे बनता है। नंबर 1, उत्पादक समूह का सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है कृषि एवं पशुधन प्रोडक्ट्स, यानी उत्पादों व आर्थिक गतिविधियों पर केंद्रित होगा। इनका मुख्य काम यही होगा कि आपको कृषि से संबंधित और पशुधन से संबंधित जो प्रोडक्ट्स आपके होते हैं उन पे जोर देना होगा, उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा। नंबर 2, राजीविका द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह के सदस्य उत्पादक समूह के सदस्य होंगे। स्वयं सहायता समूह का गठन कैसे होता है इसकी वीडियो भी चैनल पर डली हुई है, देख लीजिए। एक गांव में एक उत्पादक समूह का गठन किया जाएगा। एक उत्पादक समूह में 80 से 100 सदस्य होंगे। यानी पीजी ग्रुप में कितने सदस्य होंगे, एक समूह में 80 से 100 सदस्य होंगे। जो समूह से जुड़ी हुई दीदियां हैं वही इसकी सदस्य होंगी। यानी समूह से जुड़ी हुई 80 से 100 दीदियों का एक समूह बनाया जाएगा। अगला है कृषि व पशुधन उत्पादों के लिए अलग अलग उत्पादक समूह होंगे। कहने का मतलब 80 से 100 दीदियां कृषि उत्पादक समूह से जुड़ेंगी और 80 से 100 दीदियां पशुधन उत्पादक समूह से जुड़ेंगी। एक ही दीदी दोनों समूह की सदस्य भी हो सकती है। यानी एक दीदी जो पशु वाले में जुड़ गई वो दूसरी पशुधन में भी जुड़ सकती है। और अगर वो कृषि व पशुधन दोनों के उत्पादों का कार्य करती है तो, अगर वो दोनों के काम करती है तो दोनों समूह में अलग अलग अपना हिस्सेदारी कर सकती है, जुड़ सकती है। अगला, उत्पादक समूह की कार्यकारी समिति। उत्पादक समूह की कार्यकारी समिति में प्रत्येक स्वयं सहायता समूह से 2 सदस्य और 1 सदस्य क्लस्टर लेवल फेडरेशन की कार्यकारिणी समिति से लिया जाएगा। अगला है उत्पादक समूह की उप समिति कैसे बनेगी। उत्पादक समूह में 2 उप समितियां होंगी। पहली होगी एक जोखिम प्रबंधन व खरीद उप समिति और दूसरी होगी प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग यानी प्रसंस्करण एवं विपणन उप समिति। उत्पादक समूह में एक उद्यम सखी पद स्थापित की जाएंगी। इसका विस्तार से वीडियो पहले ही डाल चुकी हूँ। उत्पादक समूह में एक उद्यम सखी होंगी, यानी जो उत्पादक समूह बनेंगे उनमें संभालने वाली कौन होंगी, उद्यम सखी होंगी। इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल से ट्रेनिंग दी जाती है 2-3 बार में करके, इसलिए उनको अच्छे से पता होता है खेतीबाड़ी का और पशु संबंधित कार्यों का, इसलिए वो ही इनका विस्तार करेंगी और वो ही इनको संभालेंगी। इसका विस्तार से वीडियो मैंने पहले ही बोल रखा, आपको डला हुआ है, देख लीजिए। उत्पादक समूह क्लस्टर लेवल फेडरेशन के साथ गतिविधियों का क्रियान्वयन करेगा। अगला है उत्पादक समूह का क्षमता विकास, यानी क्षमता विकास कैसे होगा, कैसे बढ़ेगा आपका उत्पादक समूह। उत्पादक समूह गठन के साथ ही इसके मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। उत्पादक समूह के चरणबद्ध तरीके से संस्थागत विकास एवं क्षमता विकास किया जाएगा। क्षमता विकास निम्नलिखित रूप से किया जाएगा। क्षमता विकास कैसे किया जाएगा, राजीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उत्पादक समूह में जोड़ना व प्रारंभिक 1-2 बैठकें आयोजित करवाना। अगला, उत्पादक समूह के सफलतापूर्वक संचालन हेतु मापदंडों का निर्धारण करना। प्रशिक्षण व बैठकों के माध्यम से उत्पादक समूह के सदस्यों और उद्यम सखी को विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना। उत्पादक समूह की व्यावसायिक कार्य योजना तैयार करना। गतिविधियों, आदानों, प्रबंधन, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग, छंटनी, परिवहन, विपणन आदि की सामूहिक कार्य योजना बनाना, ये सभी क्षमता विकास करने के काम है। उत्पादक समूहों के मजबूतीकरण की चरणबद्ध प्रक्रिया। अब ये मजबूत कैसे होगा, इसकी चरणबद्ध प्रक्रिया क्या होगी। उत्पादक समूह के सुदृढ़ीकरण की पूरी प्रक्रिया को उत्पाद योजना व संस्थागत ढांचे के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें उत्पादक समूह के गठन से पूर्व व उत्पादक समूह के गठन समय के आवश्यक घटक होंगे, जैसे योजना, निष्पादन, निगरानी और मूल्यांकन आदि। हालांकि इन प्रक्रिया घटकों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई तरीके अपनाने की आवश्यकता है, लेकिन उपरोक्त प्रक्रिया चरणों को पूरा करने के लिए बैठकें व उप समिति के साथ चर्चाएं की जाएंगी तथा क्लस्टर लेवल फेडरेशन प्रत्येक स्तर पर शामिल रहेगा।
क्लस्टर लेवल फेडरेशन का यानी CLF का इसमें हमेशा ही योगदान रहेगा। हर दिन इसकी जो समीक्षा करेगा वो क्लस्टर लेवल फेडरेशन ही करेगा। अब इसको हम 5 चरणों में जानेंगे। प्रथम चरण, उत्पादक समूह के गठन पूर्व, गठन होने से पहले क्या क्या होगा। 5 चरणों में, अलग अलग चरणों में इसका जो कार्य है वो किया जाता है। उत्पादक समूह की आवश्यकता पर गांव स्तर पर बार बार चर्चा करनी होगी, यानी गांव में आपको बार बार बताना होगा किस तरह का काम हम शुरू करने जा रहे हैं, ताकि महिलाओं में अवेयरनेस आए, वो जागरूक हो और इसके प्रति जवाबदेही हो। ब्लॉक परियोजना प्रबंधक यानी BPM, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा उत्पादक समूह के लिए प्रस्तावित उत्पाद का विश्लेषण कर क्लस्टर लेवल फेडरेशन को उचित निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। उत्पादक समूह के गठन पर क्लस्टर लेवल फेडरेशन की बैठक में चर्चा कर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। जिस गांव में उत्पादक समूह का गठन किया जाएगा उस गांव के सभी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का बेसलाइन सर्वे किया जाएगा, यानी मोटा मोटी सरसरी नजर से उनका बेसलाइन सर्वे किया जाएगा। बेसलाइन सर्वे के विश्लेषण के आधार पर स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उत्पादक समूह में जोड़ा जाएगा। उत्पादक समूह में कृषि, बकरा बकरी, विपणन, डेयरी, मुर्गी पालन आदि को ध्यान में रखते हुए एक उत्पादक समूह में 80 से 100 सदस्य जोड़े जाएंगे। उत्पादक समूह से जुड़े प्रत्येक सदस्य को अपने उत्पाद यानी प्रोडक्ट को उत्पादक समूह यानी प्रोड्यूसर ग्रुप के माध्यम से बेचना व खरीदने के लिए सहमति पत्र देना अनिवार्य होगा। यानी इतने दिनों तक आप जो खेती बाड़ी का और आपके पशुओं का जो भी प्रोडक्ट्स होते थे वो सीधा बेचते थे, अब आपको ये सहमति पत्र यानी कमिटमेंट लेटर देना होगा कि हम प्रोड्यूसर ग्रुप के तहत ये सामान बेचेंगे। आपको इससे फायदा भी ज्यादा होगा। द्वितीय चरण इसका होता है उत्पादक समूह का गठन करने का। उत्पादक समूह के गठन की आवश्यकता पर चर्चा करना, उत्पादक समूह की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करना, उत्पादक समूह का नामकरण करवाना, यानी जैसे आपने अपने स्वयं सहायता SSG का नाम रखा वैसे ही उत्पादक समूह यानी PG का भी नाम रखना होता है, नामकरण करना चाहिए। उत्पादक समूह की गतिविधियों को स्पष्ट करना, उत्पादक समूह के पदाधिकारियों का चयन करना व उनकी भूमिकाओं को स्पष्ट करना, PG के मापदंडों का निर्धारण करना, जैसे बैठक की दिनांक, स्थान, समय, उपस्थिति, मापदंड, गतिविधियों के संचालन हेतु मापदंड आदि करना। ये सब तो आप पहले से ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं तो आप करते ही हैं। जैसे दिनांक, कौन सी दिनांक को आपका गठन करना है, स्थान कहाँ आपको ये मीटिंग करनी है, समय, उपस्थिति, ये सभी चीजें आप समूह से जुड़ी हुई है तो आप पहले से ही जानती हैं, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तीसरा चरण है इसका उत्पादक समूह की कार्य योजना। उत्पादक समूह की वार्षिक कार्य योजना तैयार करना, जिसमें प्रत्येक सदस्य के पास उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर किया जाना है, यानी आप किस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं और किस तरह की कृषि से संबंधित और पशुधन से संबंधित आपके पास उत्पाद है। कार्य योजना को समेकित कर उन क्षेत्रों की पहचान करना जिसमें मार्गदर्शन हेतु PG सदस्यों की भूमिका रहेगी। NRETP उद्यम सखी पॉलिसी कृषि पशुधन के अनुसार उद्यम सखी का चयन किया जाएगा जो कि उत्पादक समूह के सदस्यों को सहयोग करेगी। उद्यम सखी के भुगतान मापदंडों, भुगतान प्रक्रिया व निगरानी मापदंडों को अंतिम रूप देना, संस्थागत मापदंड जैसे बैठक की अवधि, समय, जगह, उपस्थिति आदि को अंतिम रूप देना, पदाधिकारियों के चुनाव, नामांकन, पदाधिकारियों का बदलाव, पारदर्शिता और जवाबदेही, डिफॉल्टर और अनियमित व्यवहार आदि के लिए मापदंड बनाना। बैठक का प्रस्ताव कानूनी रूप से माना जाएगा यदि बैठक का कोरम 2 या 3 सदस्य पूरा होना आवश्यक है। चौथा चरण है आपका कार्य निष्पादन, यानी अब हम सब चीजों के लिए तैयार हो चुके हैं तो कार्य का निष्पादन कैसे करेंगे। उत्पादक समूह की गतिविधियां इस चरण से पूर्व ही शुरू हो जाएगी तथा समूह की नियमित बैठक में व्यावसायिक गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। प्रत्येक गतिविधि से सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सहयोग करने पर चर्चा की जाएगी। उत्पादक समूह के स्तर पर कृषि एवं पशुधन उत्पादों का एकत्रीकरण व व्यापारियों से बात कर उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाना, कृषि पशुधन आदानों की मांग लेना व बाजार से अभिसरण यानी कन्वर्जेंस कर आपूर्ति करना, आवश्यक प्रशिक्षण आयोजित करना, प्रतिदिन व्यावसायिक गतिविधियों पर चर्चा करना, विशिष्ट उपज के लिए विपणन कार्य योजना तैयार करना, क्रियान्वयन करना, सभी प्रकार के वित्तीय लेन देन बैंक खाते, चेक या नेफ्ट यानी नेफ्ट RTGS ऑनलाइन के माध्यम से किए जाएंगे। बैंक खाते से जो लेन देन होगा वो चेक से, नेफ्ट से या फिर RTGS से ही होगा।
पंचम चरण निगरानी और मूल्यांकन। उत्पादक समूह की गतिविधियों के साथ साथ निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया भी जरूरी है। नंबर 1, कार्यक्रम के प्रभाव व सुधार की आवश्यकता पर चर्चा करना। उत्पादक समूह के कार्य को पूरे गांव में कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा करना। अगले सत्र के लिए आवश्यक गतिविधियों पर चर्चा करना। कार्य की नियमितता। एक बार पीजी का गठन होने के बाद गतिविधियों की समीक्षा ऊपर जो मैंने बताया उन सभी चरणों के अनुसार की जानी है। इस तरह से आपकी कार्य की नियमितता आपको हमेशा करनी होगी। और सीएलएफ को अपनी हर कार्यकारी समिति और सामान्य निकाय की बैठक में पीजी की गतिविधियों पर एक एजेंडा बिंदु रखना है। पीजी की प्रगति व कार्य योजना हेतु पीजी के पदाधिकारियों के साथ सीएलएफ माह में एक बार बैठक करेगा। यानी जो आपका पीजी यानी प्रोड्यूसर ग्रुप बनेगा उसके साथ सीएलएफ क्लस्टर लेवल फेडरेशन महीने में एक बार तो कम से कम आपकी बैठक करेगा। बीच में अगर जरूरत पड़ती है तो आप क्लस्टर की मीटिंग करवा सकते हैं। उत्पादक समूह की सदस्यता। अब इनके सदस्य कैसे बनेंगे और इनकी सदस्यता कैसे ली जाएगी। अब हम बात करते हैं उत्पादक समूह यानी पीजी के सदस्य कैसे बने। उत्पादक समूह में कृषि व पशुपालन की गतिविधियों में शामिल स्वयं सहायता समूह के सदस्य ही उत्पादक समूह के सदस्य होंगे। एक परिवार से एक से अधिक सदस्य उत्पादक समूह के सदस्य नहीं होंगे। सदस्य शुल्क उत्पादक समूह के स्तर पर इकट्ठा किया जाएगा। प्रत्येक सदस्य को प्रवेश शुल्क 10 रुपए व सदस्यता शुल्क 100 रुपए देना होगा। उत्पादक समूह सीएलएफ के माध्यम से सदस्य की सदस्यता शुल्क में कमी या अधिक राजीविका की सहमति से तय करेगा। यानी कम या ज्यादा भी ये हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं होगा, 10-20 रुपए का हो सकता है, राजीविका की तरफ से फर्क पड़ जाए। सदस्य का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी तरह का उस महिला का पुलिस केस या कोई भी अन्य किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। सेवा क्या होगी। सदस्यता शुल्क के अलावा उत्पादक समूह आवश्यकता अनुसार किसी भी विशिष्ट कृषि और पशुधन गतिविधि जैसे टीकाकरण, बधियाकरण, डिवर्मिंग आदि के लिए सेवा शुल्क राजीविका की सहमति से एकत्र करने का निर्णय ले सकता है। इस तरह से आपकी ये जो आपदाएं होती है ये भी आपके समूह में प्रोड्यूसर ग्रुप में आ सकती है। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनके लिए भी आपसे फंड थोड़ा बहुत इकट्ठा किया जा सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब भी वापस आप छोड़ेंगे प्रोड्यूसर ग्रुप जब कभी तो ये वापस पूरा पैसा मिल जाता है। उत्पादक समूह का नामकरण। अब हम नामकरण की बात कर लेते हैं। बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से सभी सदस्यों की उपस्थिति में उत्पादक समूह का नाम रखा जाएगा। एक बार नाम तय हो जाने और बैंक खाता खुल जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में नाम बदला नहीं जा सकता। एक सीएलएफ के एक से अधिक उत्पादक समूह का समान नाम नहीं होगा। मतलब जैसे हमारे स्वयं सहायता समूह का नाम होता है वैसे ही उत्पादक समूह का नाम एवं बैंक खाता अलग से खुलता है तथा सीएलएफ में कम से कम 20 से 25 गांव शामिल होते हैं। कम से कम तो उस सीएलएफ में सभी गांव में उत्पादक समूह बनेंगे। नाम समान होने पर दिक्कत आती है आगे चलकर, इसलिए सेम यानी समान नाम नहीं होने चाहिए। उत्पादक समूह का आकार कितना होगा। एक उत्पादक समूह में आमतौर पर एक जैसी गतिविधि में शामिल 80 से 100 कृषि या पशुधन उत्पादक सदस्य होंगी। पहले मैंने आपको बताया कि उत्पादक समूह में कृषि की अलग महिलाएं होंगी और पशुधन की अलग होंगी, और दोनों ही काम कर रही है तो दोनों अलग अलग ग्रुपों में जुड़ सकती है। लेकिन पशुधन का 80 से 100 महिलाओं का एक ग्रुप बनेगा और कृषि से जुड़ी हुई महिलाओं का एक ग्रुप बनेगा। उत्पादक समूह का बैंक खाता कैसे खुलता है, कैसे क्या होता है। उत्पादक समूह के नामकरण के बाद उत्पादक समूह के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में एक बचत खाता खोला जाएगा। बैंक खाते का संचालन पीजी के पदाधिकारियों जैसे अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। बैंक खाता की सूचना सीएलएफ, बीपीएमयू और डीपीएमयू को दी जाएगी। राजीविका के साथ वित्तीय लेन देन के लिए पीजी के नाम का केवल एक ही खाता रखा जाएगा। सभी वित्तीय लेन देन केवल बैंक खाते के
माध्यम से ही किया जाएगा। कोई भी लेन देन नगद नहीं किया जाता है। ये स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियों को अच्छे से पता है कि किसी भी पैसे का लेन देन कैश में नहीं किया जाता या किसी भी तरह से नहीं किया जाता, सिर्फ चेक से या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से ही, नेफ्ट से ही इनका लेन देन होता है। उत्पादक समूह के पदाधिकारी कैसे होंगे और कौन कौन होंगे? उत्पादक समूह के 3 पदाधिकारियों का चयन दिन प्रतिदिन के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन हेतु अधिकतम 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए पीजी सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ये पदाधिकारी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होंगे। कोई भी सदस्य लगातार 2 वर्षों से अधिक नहीं रह सकता है, यानी 2 साल के लिए अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनाए जाएंगे और हर 2 साल में इनको बदला जाएगा। पदाधिकारी के बदलाव की स्थिति में तत्काल प्रभाव से बैंक को सूचित किया जाएगा, यानी बैंक को भी उसी टाइम बता दिया जाएगा कि हम हमारे अधिकारियों को बदल रहे हैं। उत्पादक समूह की मुख्य गतिविधियों जैसे कार्य योजना, क्रियान्वयन और निगरानी में सहयोग के लिए उप समितियों का गठन किया जाएगा। प्रत्येक उप समिति में पीजी से 2 सदस्यों का चयन अधिकतम 2 वर्ष के लिए किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष में 1/3 सदस्यों का बदलाव किया जा सकता है। उत्पादक समूह पीजी की बैठकों में सदस्यों को बदलने का प्रस्ताव पारित करना होगा, यानी आप जब प्रोड्यूसर ग्रुप बनाएंगे उसी टाइम आपको एक प्रस्ताव लिखना होगा। उसमें ये लिखना होगा कि हम 2-2 साल में सदस्यों को बदलते रहेंगे और बैंक को उसी टाइम इन्फॉर्म करना होगा, ताकि बैंक आपको पैसे देने लेने में दिक्कत नहीं करे, क्योंकि उनमें भी बैंक खाते में भी उनका नाम हटाया और नए सदस्यों का नाम जुड़वाया जाएगा। उत्पादक समूह की उप समितियां कौन कौन सी होती है? नंबर 1 जोखिम प्रबंधन व खरीद समिति और दूसरी होती है प्रसंस्करण और विपणन समिति। उप समिति द्वारा अनुशंसित वित्तीय आवश्यकता और व्यय को पीजी की बैठक में रखा जाएगा और पीजी द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। सदस्यों को हटाने के मापदंड क्या होंगे, यानी कि सदस्य अगर कोई मनमानी करती हैं तो किस तरह से हटाया जा सकता है, इसके भी इसमें प्रावधान होते हैं। किसी भी सदस्य को एक फसल चक्र में समूह की गतिविधियों से नहीं हटाया जाएगा। एक फसल चक्र यानी 6 महीने का चक्र होता है फसलों का, तो 6 महीने में या 7 महीने में नहीं हटाया जा सकता। एवं पशुपालन में कम से कम 6 माह तक समूह से नहीं हो, क्योंकि अगर बीच में हटाएंगे तो जो गतिविधियां हैं उनमें समूह की महिलाओं को दिक्कत होंगी, इसलिए बीच में नहीं हटाया जाएगा। कोई भी सदस्य उत्पादक समूह से हटने के पर्याप्त कारण या का हवाला देकर समूह की प्राथमिक सदस्यता से हट सकता है और हटने के बाद सदस्य को सदस्यता शुल्क वापस कर दिया जाएगा तथा हटने वाला सदस्य समूह से लाभ के लिए कुछ भी नहीं मांग सकती। यह पीजी की बैठक की कार्यवाही रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा, यानी जो महिला या जो दीदी हटेगी पीजी ग्रुप से तो उसका रजिस्टर में नाम दर्ज किया जाएगा, जो प्रस्ताव लिखा जाएगा, प्रस्ताव लिख के उनको हटाया जाएगा और प्रस्ताव लिखकर ही नई महिलाओं को जोड़ा जाएगा। तो ये भी रजिस्टर में कार्यवाही के टाइम आपको लिखना होता है। किसी भी सदस्य के गलत गतिविधियों में पाया जाने पर या अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने पर ऐसे सदस्यों को समूह से अलग किया जा सकता है। अब उत्पादक समूह के कार्य क्या क्या होंगे उनके बारे में हम बात करते हैं। क्या क्या कार्य होते हैं? नंबर 1 है व्यावसायिक योजनाओं की स्वीकृति और कार्यक्रम क्रियान्वयन की समीक्षा करना, खातों के वार्षिक विवरण को स्वीकृत करना, उत्पादन समूहों के कार्यों का अनुमोदन करना, उत्पादक समूह की बैठकें आयोजित करना, दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए सभी प्रमुख नीति और व्यावसायिक निर्णय लेना, उप समितियों के कार्य और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इनपुट आपूर्ति एवं विपणन लिंकेज में समन्वय करना, कार्य योजना एवं बजट तैयार करना, हितधारक यानी स्टेक होल्डर्स के साथ संपर्क बनाना, सदस्यों के लिए प्रशिक्षण और भ्रमण आयोजित करना। उत्पादक समूह के पदाधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी क्या क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। अध्यक्ष की जिम्मेदारी सबसे पहले होती है, उसकी जान लेते हैं। बैठक एजेंडा तैयार करना व बैठक आयोजित करवाना, बैठक की अध्यक्षता करना तथा सभी सदस्यों के साथ चर्चा करना, समूह की गतिविधियों पर निर्णय लेने में समूह की मदद करना, समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सचिव व कोषाध्यक्ष के साथ समन्वय स्थापित करना, पीजी समूह की समस्या समाधान के प्रयास करना, ये सभी अध्यक्ष की जिम्मेदारियां होती है। अब हम सचिव की भूमिका के बारे में जान लेते हैं। सचिव की भूमिका होती है, सचिव की समूह के सभी कागज पत्र और रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी होगी और सभी बैठकों की कार्यवाही तैयार करेगा। सचिव पीजी से संबंधित मामलों व कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करेगा।
इस तरह से सचिव को ही कागज पत्रों का ध्यान रखना होता है। जो भी प्रोड्यूसर ग्रुप के होंगे, उत्पादक समूह की बैठकें आयोजित करने में अध्यक्ष का सहयोग करेगी। सचिव समूह सदस्यों की उपस्थिति और भागीदारी सुनिश्चित करेगी। सार्वजनिक और निजी एजेंसियों को निश्चित अंतराल में रिपोर्ट साझा करना। अध्यक्ष के साथ या अनुपस्थिति में विभिन्न मंचों पर पीजी का प्रतिनिधित्व करना, यानी जिस दिन अध्यक्ष दीदी नहीं आ पाए उस दिन सचिव ही उनको उसकी जिम्मेदारियों को देखेगी। पीजी की ओर से मुकदमा करने और चलाने का काम भी सचिव दीदी को करना होगा। समय पर रिपोर्ट तैयार कर संबंधित यानी सीएलएफ को या उद्यम सखी को भिजवाना होगा। अब कोषाध्यक्ष की भूमिका के बारे में जानते हैं। सबसे पहला, पीजी को प्राप्त सभी प्रकार के फंड व खातों का रिकॉर्ड रखना, ये कोषाध्यक्ष नाम से आपको पता चल रहा होगा कि जो फंड से रिलेटेड काम होते हैं, कोष यानी फंड से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सभी कोषाध्यक्ष दीदी के पास ही होगा। पीजी के रिकॉर्ड को अपडेट रखना, समय समय पर समूह की वित्तीय लेखा जोखा पेश करना, कैश बुक लिखना, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समूह के खातों को अंतिम रूप देना व समय पर ऑडिट करवाना। उप समिति की भूमिका क्या होती है? अब हम उप समिति की भूमिका के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, जोखिम प्रबंधन और खरीद समिति। इस उप समिति की भूमिका उत्पादक समूह के सदस्यों के लिए इनपुट की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना है। जहां कहीं जरूरत हो वहां सामुदायिक खरीद प्रक्रिया के माध्यम से आदानों की खरीद की जा सकती है। उप समिति के कृषकों की फसलों का बीमा, उत्पादन का बीमा करवाना भी सुनिश्चित करना इस समिति का कार्य होगा। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की हानि की प्रक्रिया की जानकारी देगी। समिति उत्पादक की आवश्यकता को पीजी को प्रस्तुत करेगी और वित्तीय सहायता के लिए सीएलएफ या अन्य वित्तीय संस्थानों से समन्वय करेगी। समिति की भूमिका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण हेतु आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करेगी ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके, क्योंकि उत्पाद के एकत्रीकरण की मात्रा उत्पादन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। सभी किसानों के बेहतर उत्पादन के लिए नई तकनीकी गतिविधि के लिए सहयोग करेगी। नंबर 2, उप समिति की भूमिका का सामुदायिक प्रसंस्करण व विपणन समिति। यह समिति उत्पादों की उपज की खरीद और विपणन के लिए जिम्मेदार होगी। यह समिति विपणन के संबंधित सभी जानकारी एकत्रित कर उन्हें यथासंभव समाधान सुझाव के लिए पीजी की बैठक में रखने के लिए जिम्मेदार होगी। यह समिति विपणन से संबंधित सभी जानकारी इकट्ठा करने के लिए यथासंभव समाधान सुझाव के लिए पीजी की बैठक रखने के लिए जिम्मेदार होगी। यह सभी उत्पाद की ग्रेडिंग, पैकेजिंग सुविधा, दर निर्माण, विपणन और लाभ वितरण के लिए उचित कदम उठाएंगी। ये दोनों समितियां वर्तमान व भविष्य में की जाने वाली गतिविधियों के अनुसार अग्रिम वार्षिक कार्य योजना तैयार करेंगी। व्यावसायिक योजना और डीपीआर तैयार करना, इसके बारे में बात करते हैं। प्रत्येक उत्पादक समूह की स्पष्ट सुव्यवस्थित व्यावसायिक योजना के साथ एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट होनी चाहिए। सीएलएफ, बीपीएमयू और डीपीएमयू के सहयोग से पीजी अपनी डीपीआर तैयार करेगा। डीपीआर की मंजूरी पीजी द्वारा की जाएगी तथा सीएलएफ की ईसी में इसका अनुमोदन करवाया जाएगा। अब इसकी वित्तीय व्यवस्था कैसे होगी, कौन वित्त देगा यानी फंड कौन देगा, इसकी बात करते हैं। पीजी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के आधार पर राजीविका द्वारा सीएलएफ के माध्यम से पीजी को फंड आवंटित करेगी। इसके अतिरिक्त पीजी सीएलएफ, बीपीएमयू, डीपीएमयू और एसपीएमयू को सूचना के साथ किसी अन्य एजेंसी से संपर्क कर फंड प्राप्त कर सकता है। यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन के द्वारा ही पीजी प्रोड्यूसर ग्रुप को फंड मिलेगा और बीपीएमयू से और डीपीएमयू से भी इनको फंड मिल सकता है। उत्पादक समूह अपना प्रस्ताव उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ सीएलएफ को प्रस्तुत करेगा। यानी उत्पादक समूह की तरफ से महिलाएं अपना जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष है वो मिलकर बनाकर देंगी, वो सीएलएफ को भिजवाएंगी उद्यम सखी के माध्यम से और सीएलएफ है जो फंड प्रदान करेगा। सीएलएफ, बीपीएमयू, डीपीएमयू वित्तीय नियम अनुसार पीजी को पूरा फंड या कुछ भाग जारी करने पर विचार कर सकता है। वो ये देखेंगे कि कितना फंड इनको दिया जाना चाहिए, किस हिसाब से इनकी आवश्यकता है उस हिसाब से फंड यानी पैसा
देंगे। फंडिंग मापदंड वार्षिक कार्य योजना के आधार पर फंड का आवंटन और परिवर्तन किया जा सकता है, यानी पूरे साल का फंड एक साथ मिलता है, उस हिसाब से आपको साल भर काम करना होता है। पीजी को निम्न वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से क्या फंड मिलता है। आधारभूत ढांचागत अनुदान, प्रत्येक पीजी को 50,000 रुपए तक, जो कि उत्पादक बुनियादी ढांचे जैसे मापतोल स्केल, नमी माप मीटर, MIS हेतु टैबलेट या स्मार्टफोन, रिकॉर्ड संधारण, व्यापार सुविधा, छलनी, बक्से और अन्य हैंडलिंग आइटम आदि आवश्यकता अनुसार व आवर्ती लागत भवन किराया, बिजली बिल, परिवहन लागत आदि के लिए प्रदान किया जाएगा। CLF के माध्यम से पीजी को परियोजना से वन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर अनुदान दिया जाएगा, यानी 50,000 रुपए, जैसे ग्राम संगठन का फंड आता है VRF, उसी तरह से पीजी को भी 50,000 रुपए एक साथ मिलेंगे, ये सभी सामान खरीदने के लिए। कार्यशील पूंजी का पुनः ऋण देना, पीजी द्वारा ब्याज सहित पिछली कार्यशील पूंजी के ऋण का पुनर्भुगतान करने के बाद पीजी द्वारा सभी सदस्यों की सहमति से कार्यशील पूंजी का पुनः ऋण लेने के लिए CLF को प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ेगा। यानी आपको साल भर देखेगा CLF कि सही से आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको वापस से ब्याज सहित वो पैसा अगर साल भर में आप इकट्ठा करवा देते हैं तो आपको वापस से पैसा दिया जा सकता है। कार्यशील पूंजी क्या होती है? प्रत्येक पीजी को बिजनेस प्लान के अनुसार 1.5 लाख रुपए तक कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी। यह कार्यशील पूंजी DPMU के माध्यम से CLF को अनुदान के रूप में परियोजना से दिया जाएगा। जैसे आपके समूह को मिलता है 15,000 रुपए, उसी तरह से उत्पादक समूह को 1.5 लाख रुपए मिलता है अनुदान के रूप में, और जिसका ब्याज 4% वार्षिक, यानी पूरे साल के हिसाब से आपका 4% ब्याज इस पर लगता है। पीजी कार्यशील पूंजी का कृषि में प्रत्येक मौसम के अंत में ब्याज सहित CLF को पुनर्भुगतान करना होगा, तथा पशुधन के मामले में कार्यशील पूंजी स्वीकृत तारीख से 6 माह में ब्याज सहित CLF को पुनर्भुगतान करना होगा। पशुधन में पीजी कार्यशील पूंजी को व्यक्तिगत बकरा मेमना नर्सरी के लिए भी ऋण दे सकता है, यानी कोई महिला जो पशुधन पीजी से जुड़ी हुई है उनको अलग से भी बकरा बकरी खरीदने के लिए लोन के रूप में पैसा दे सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से मांग कर सकते हैं, तो आपको ये पैसा दिया जाएगा। अगर ये पैसा पूरा आप एक साथ जमा करवाती हैं साल भर में अच्छे से, तो ही वापस से आपको पैसा फंड मिलेगा, नहीं तो ये फंड आपका वहीं पर रोक दिया जाएगा और आपको आगे फंड नहीं मिलेगा। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, पीजी को उत्पाद नियंत्रण, व्यवसाय संचालन, बुनियादी लेखांकन यानी बेसिक अकाउंटिंग आदि पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, तथा जहां अच्छे कार्य किए गए हैं उन स्थानों पर भ्रमण करवाया जाएगा। उद्यम सखी द्वारा पीजी को सहयोग प्रदान किया जाएगा। उद्यम सखी का मानदेय पॉलिसी के अनुसार दिया जाएगा। अब उद्यम सखी को कितना मानदेय मिलता है उस वीडियो में मैंने पूरा अच्छे से बता रखा है, उद्यम सखी वाला वीडियो देख लीजिए। रिकॉर्ड संधारण, प्रत्येक समूह को बुनियादी पुस्तकों के रख रखाव किया जाना है, जैसे बैठक कार्यवाही, निर्णय रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, खातों की किताबें, जिससे पीजी के कामकाज व खातों के रख रखाव में पारदर्शिता रहेगी, तथा पीजी के कामकाज में के निर्णय लेने में महत्वपूर्ण आधार रहेगा। पुस्तकों का रख रखाव में आयोजित की गई बैठकों की संख्या, बैठक में लिए गए निर्णयों के साथ साथ वित्तीय आंकड़ों का विवरण संधारित किया जाएगा। पुस्तकों का रख रखाव सचिव व कोषाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। यदि सदस्य पुस्तकों के संधारण में सक्षम नहीं है तो लागत के आधार पर सामुदायिक सेवा प्रदाता से सहायता ली जा सकती है। यानी सचिव और आपकी कोषाध्यक्ष उस लायक नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो आप किसी से सहायता भी ले सकते हैं। गांव में किसी भी जो भी आपके पढ़ा लिखा हो, वहाँ पे कोई काम करने में इंटरेस्टेड हो और उनको आप थोड़ा बहुत मानदेय के रूप में पैसा सेवा आपको देते हैं, उस हिसाब से आप उनको पैसा भी दे सकते हैं। लीडरशिप, कार्यकारी समिति में से 3 सदस्यों का लीडरशिप के लिए चुनाव किया जाएगा, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा, कोषाध्यक्ष पुस्तकों का रख रखाव करेगा। समूह के नेताओं से निम्न अपेक्षाएं की जाती है। ये जो समूह के सदस्य हैं उनसे क्या क्या अपेक्षाएं होती है राजीविका की? नियमित रूप से बैठकों को आयोजित करना, समूह सदस्यों को निर्णय लेने में मदद करना। अब जब जैसे अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्षों की जो जिम्मेदारी होती है, तो इनकी भी जो समूह सदस्य हैं उनकी भी कुछ न कुछ जिम्मेदारियां होती है। समूह सदस्यों की निर्णय लेने में मदद करना, समस्याओं का समाधान करवाना, खाता बुकों का संधारण करना, खातों का संचालन बैंकों के माध्यम से करवाना। दीदियों को अगर आप सहयोग करेंगे तभी तो प्रोड्यूसर ग्रुप आपका चल पाएगा ना। खातों का संचालन, पीजी का विघटन कैसे होगा?
यानी प्रोड्यूसर ग्रुप का विघटन कैसे होगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पीजी के सदस्य जब पीजी को बंद करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो पीजी की समस्त संपत्तियां व देनदारियां सीएलएफ को स्थानांतरित करके बंद किया जा सकता है। तो इस तरह से ये पूरी जानकारी थी। इसमें कितने रजिस्टर होते हैं, किस तरह की क्या रजिस्टर फाइल होती है, पीजी उत्पादक समूह द्वारा किए जाने वाले रिकॉर्ड में क्या क्या होता है, ये भी थोड़ा मोटा मोटी मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। बैठक कार्यवाही रजिस्टर, प्रशिक्षण एवं भ्रमण विजिटर आदि होता है, सदस्यता एवं शुल्क रजिस्टर होता है, फिर उसके लिए फाइल होती है, ये गैर वित्तीय होता है। फाइल सदस्य प्रोफाइल फाइल में लाभार्थियों की सूची, पत्र आवक और जावक फाइल। फिर वित्तीय क्या क्या होता है, यानी लिखा पढ़ी के लिए जो आपका कैश होता है, जैसे रजिस्टर होते हैं समूह के, वैसे ही इसमें गैर वित्तीय होता है वो होता है। और फिर वित्तीय में कैश बुक, चेक जारी करने वाला रजिस्टर, चेक बुक व बैंक पासबुक, बचत खाता बही, ऋण खाता बही व फंड आवंटन रजिस्टर, सामान्य खाता बही, स्थायी संपत्ति रजिस्टर, मानदेय सैलरी रजिस्टर, अस्थायी संपत्ति रजिस्टर और खरीद व बेचना रजिस्टर। ये 10 तरह के इसमें रजिस्टर होते हैं और ये 10 तरह की इसमें संपत्तियां होती है। 1 नंबर इसमें वाउचर व पोर्टल फाइल, ऋण आवेदन फाइल, वित्तीय स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाने के लिए फाइल, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फाइल, बजट और वार्षिक कार्य योजना डीपीआर फाइल इसमें आपकी होती है। इसका विस्तार से वीडियो किसी दिन और मैं आपको समझाकर बता दूंगी। इस तरह से ये थी आपकी पूरी पीजी पॉलिसी राजीविका की उत्पादक समूह की पूरी जानकारी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो लाइक तो जरूर से ही करके जाइए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। आजीविका ज्ञान फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।